नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। मिडिल ईस्ट में लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कई बार बोला जाता है कि मध्यस्थता हो सकती है, हो सकता है युद्ध रुक जाए, लेकिन अब इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता लगातार जारी है। इस बातचीत में भरोसे से ज्यादा दबाव और धमकियों की भाषा साफ साफ नजर आ रही है। कई रिपोर्ट्स का ये मानना है कि अमेरिका ने ईरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी हैं ताकि ये युद्ध रुक जाए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को का जो हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो अमेरिका को सौंप दे। साथ ही साथ इससे सिर्फ एक परमाणु केंद्र चालू रखने की बात नहीं है, ये साफ कहा जा रहा है कि अगले 20 साल तक ईरान परमाणु शक्ति बनना बिल्कुल भूल जाए। अब इसी बीच हमारे पास तमाम सवाल आते हैं, हम ये बोलते भी हैं कि किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध है ये खत्म हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार तनाव है, 20% दुनिया भर का जो तेल है वो उसी रूट से आता है। अब ऐसे में देश भर में तमाम जगहों पर महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इसी मामले पर विस्तार से जानकारी के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू ऋतिक साहब। अरविंद जी, सबसे पहले यह जानना जरूरी है क्योंकि हम जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को देख रहे हैं, लगभग 45 दिन के आसपास इस युद्ध को हो चुका है। पूरी तरीके से इस युद्ध में अब अमेरिका भी उतर चुका है, लेकिन क्या ये माने कि सिर्फ एक परमाणु की वजह से, जो अमेरिका बार बार कह रहा है कि ईरान के साथ हम युद्ध नहीं रोक रहे हैं, तो आखिरकार दिक्कत है कहां? क्यों ईरान के परमाणु ताकत बन जाने से अमेरिका को डर लगता है? ऋतिक साहब, आपने बिल्कुल ठीक शुरुआत की और आपने जब कहा कि हम मिडल ईस्ट को जिस तरह से देखते हैं, वाकई ये महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए वो वेस्ट एशिया है, हालांकि वह यूरो अमेरिकन के लिए मिडल ईस्ट है। तो जब तक समस्याओं को हम भारत केंद्रित होकर नहीं देखेंगे, तब तक मुझे लगता है कि इस मसले का हल ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल है। अमेरिका के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है कि ईरान परमाणु ताकत बन रहा है या नहीं बन रहा है, पर भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि पिछले 4 डिकेड से भारत के एनर्जी सोर्सेस को लगातार स्क्वीज किया जा रहा है। हमसे हमारा डेवलपमेंट का एक जो प्रमुख आधार है, ऊर्जा सुरक्षा, वो हमसे छीनी जा रही है और शायद हम हमारे हितों को जो बदलती दुनिया में इस तरीके से हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे लिए बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंज है, वही हमारे ने दुनिया करके अपने लिए रास्ते बनाए हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वेस्ट एशिया की जो परेशानी है उसको हम किस रूप में देखें। ऋतिक साहब, ओवर टू यू। ठीक है, लेकिन अब ऐसे में, क्योंकि बार बार जैसे अमेरिका भी एक बात कहता है कि हमारे देश की संप्रभुता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर ईरान के पास परमाणु एनर्जी होती है तो सबसे जरूरी ये भी जानना है तो इससे अमेरिका को किस बात की इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप 20 साल तक तो फिलहाल के लिए भूल जाइए कि आपका जो परमाणु है उसे आप कंटिन्यू कर पाएंगे। बार बार इसी बात का जिक्र हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी नहीं, वो 2025 का वक्त भी याद होगा सभी को, जिस वक्त ये युद्ध एक बार फिर से हो रहा था। वहां पर ट्रंप ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुझे पता है खामेनेई कहां है, ये अभी समय नहीं है। तो क्या ये माने उन्हीं वजहों से अब ये जो कार्रवाई हो रही है, अमेरिका को लग रहा है शायद ये दिस इज द राइट टाइम? बिल्कुल। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच में जब विवाद की शुरुआत हुई थी, तो ज्यादातर जितने भी संजीदा एक्सपर्ट्स थे वो यही कह रहे थे कि अगर अब ईरान को दबाया जा सका तो अमेरिका दबा सकता है, इसके बाद में ईरान को कभी दबाया नहीं जा सकता। इसलिए आपका यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कि हाँ, वो ईरान को दबा दें। पर एक चीज हमें अमेरिका के उस दोगलेपन को समझना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी संप्रभुता का खतरा है, जैसा कि आपने जिक्र किया। तो क्या वेनेजुएला की कोई संप्रभुता नहीं थी? जब आप गाजा में 70,000 लोगों को मार रहे थे, तब क्या संप्रभुता नहीं थी? जो वीडियो क्लिप्स आते हैं कितने डिस्टर्बिंग है। कोई भी जो मानवीय तौर पे सोचने वाला इंसान पूरी तरीके से सो नहीं पाएगा जब छोटे छोटे बच्चे खून से लथपथ अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चे जो अपनी 2.5, 3-3 साल की बहनों और भाइयों को अपनी गोद में लेकर खून से लथपथ हॉस्पिटलों में घूम रहे थे। तब क्या अमेरिका को अपनी संप्रभुता और दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल नहीं आ रहा था? लगता है कि यह केवल और केवल कुछ लोगों के लालच के लिए किया जा रहा है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका के किसी भी नुमाइंदे को इस तरीके की कम से कम संप्रभुता या मानवीयता की बात करने का
कोई हक नहीं है ठीक ऋतिक है, साहब। ठीक। लेकिन क्योंकि अरविंद जी जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रांसफर करने की बात डायरेक्ट अभी शर्त जो है ये ट्रंप ने रखी है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ एक प्रेशर टैक्टिक्स को लेकर के ट्रंप बार बार ईरान के ऊपर दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन अपना काम करता है, वो खुद भी निगरानी रखता है उन देशों पर जिनके पास परमाणु पावर होती है, इन सारी चीजों पर उनकी कड़ी पैनी नजर होती है। लेकिन अब ऐसे में क्या ये माने कि आईएईए जो है उसको ट्रंप इतना हल्के में ले चुके हैं कि उनको लग रहा है कि नहीं इनसे होगा नहीं, तो वो पूरी एनर्जी ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, यूरेनियम ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। देखिए ऋतिक साहब, डिप्लोमेसी में एक चीज कही जाती है कि जब आपका सर दर्द हो ना तो बताना चाहिए कि पेट में दर्द है, ताकि लोगों को चीजें समझ में ना आए। बात यह है कि जब एनपीटी और सीटीबीटी पे ईरान हस्ताक्षर कर चुका है, परमाणु आयोग के जितने भी लोग हैं वहां पे दौरा करते रहे, इसको देखते रहे हैं, और उन्होंने ईरान को एकदम क्लीन चिट, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो क्लीन चिट कितनी ठीक है या नहीं है, पर कम से कम ईरान ने जो एक मिनिमम जो शर्तें हैं वो पूरी की है। अमेरिका के दोस्त इसराइल ने तो वो भी नहीं किया है। परमाणु ताकत तो वो भी है ठीक वैसा ही है जैसा कि ईरान, उसने न तो एनपीटी पे हस्ताक्षर किए न सीटीबीटी पे, और न ही वह परमाणु आयोग के किसी भी मेंबर्स को अपने यहाँ आने देता है। तो फिर ये केवल शर्तें केवल और केवल ईरान पर ही क्यों लागू होनी चाहिए? और यूक्रेन ने तो अपना सब कुछ जो परमाणु ठिकाने थे वो नष्ट कर दिए थे बाकी यूरोपियन देशों के कहने से। आज यूक्रेन को कौन बचा रहा है? और अगर ईरान को परमाणु रहित करना चाहते हैं तो क्या इसराइल को भी आप कर पाएंगे? क्योंकि खतरा तो फिर ईरान को इसराइल से भी है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। यहाँ शुद्ध रूप से उन लोगों का किया कराया चल रहा है जिनको इस लड़ाई से फायदा है, जिनको बहुत रुपए, खरबों रुपए जो कमाना चाहते हैं इस लड़ाई से, और वो वहां के संसाधनों को लूट कर, वहां के पेट्रोलियम को लूट कर, वहां के लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में जो पब, कैफे और जो पूरी तरीके से ऊर्जा का जो बिना सोचे समझे जो खर्च होता है पागलपन की तरह से, बस उसी हाइजमनी को कंट्रोल करना और उसी को बरकरार रखना मुझे लगता है कि अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य है। भारत को समझना चाहिए कि भारत केंद्रित होकर हम सोचे, और ऐसे में मुझे लगता है कि एक बेहतरीन दुनिया का निर्माण। बिल्कुल, क्योंकि परेशानी से परेशान होने से बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि उस परेशानी का हल निकाला जाए, सही बात है। लेकिन ये भी क्योंकि अरविंद जी एक बड़ा सवाल है, ईरान की तरफ से भी बीच में एक प्रस्ताव दिया गया था जिसमें ईरान ने बोला था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल रहे, जितना हमारा नुकसान हुआ उसका आकलन करके उसका हर्जाना अमेरिका की तरफ से भरा जाए। बहुत सारी बातें ईरान की तरफ से भी कही थी जिस पर अमेरिका ने पूरी तरीके से हामी नहीं भरी। अब अमेरिका अपने प्रस्ताव रख रहा है, लेकिन जिस तरीके के प्रस्ताव अमेरिका रख रहा है, क्योंकि अमेरिका का साफ जिस तरीके से ट्रंप का, अगर हम कहें ट्रंप का जो बिहेवियर है वो हम देखते हैं, उन्हें एक डोमिनेट करने की बहुत आदत है, तो कहीं ना कहीं ईरान को डोमिनेट तो वो कर रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध खत्म करने की बात होती है तो इस तरीके से होती है कि चलिए कोई बात नहीं, ये अभी तक हुआ है, इसको हम मिलके सुलझा लेते हैं। लेकिन जिस तरीके के प्रस्तावों को रखा जा रहा है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये एक सरेंडर मॉडल टाइप लग रहा है कि ईरान सरेंडर करे प्रॉपर, तब जाकर के अमेरिका जो है इजराइल को बोलेगा, अमेरिका खुद को बोलेगा कि अब ये युद्ध खत्म किया जाए। इसे कैसे देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल ऋतिक साहब, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि जो समस्या होती है उसकी जड़ तक पहुंचना नहीं होता है, और समस्या को लंबे समय तक टांग के रखना होता है, क्योंकि इससे फायदा होता है। दूसरी बात यह कि आपने जिन 5 पॉइंट्स का जिक्र किया उसको खुद यूएस का मीडिया भी बिल्कुल संजीदगी से नहीं ले रहा है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही जब वहां के टॉप जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी हेडलाइंस देखी तो उनमें इन 5 पॉइंट्स का टॉप न्यूज के रूप में तो कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो इससे अंदाज लगता है कि ट्रंप का ये जो प्रस्ताव है वो कितना गंभीर है, खासकर ईरान को लेकर। ऑफकोर्स कि वह गंभीर नहीं, तो फिर बातचीत क्यों नहीं करना चाहते हैं दोनों ही पक्ष? कारण यह है कि अगर ईरान इन शर्तों को मानता है तो ईरान के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। जिस तरीके से वो कह रहा है कि जो इनरिच यूरेनियम है वो आप हमें लौटा लीजिए, आप परमाणु ताकत कभी नहीं बनेंगे, और जो जो शर्तें वो अगर करता है तो उसके बाद में ईरान ठीक वैसे ही गुलाम हो जाएगा जैसे कि खाड़ी के तमाम और दूसरे देश, या कि जो इराक की हालत हुई है या बाकी तमाम देशों की जो हालत हुई है जहां अमेरिका ने रिजिम चेंज किए और अपने पसंदीदा लोगों को वहां बिठा रखा है। अगर ऐसा होता है तो ईरान मान जाएगा
पर इसके उल्टे अमेरिका क्यों इतनी शर्तें थोप रहा है, वो क्यों नहीं समझौता करना चाहता है? यही हॉर्मोज यही स्ट्रेस अरविंद जी, जी। यही एक सवाल है, यही मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने देखा पहले जब ये युद्ध हो रहा था, ऐसा नहीं कि ईरान इसराइल के बीच का टकराव कोई नया है, ये लंबे समय से चलता आ रहा था। इसराइल और ईरान के बीच में क्लैश बार बार हुए हैं। 2025 में भी जून का महीना था, याद होगा सभी को, जिस तरीके से युद्ध हो रहे थे, यहां से फ्लाइट्स को भेजा जा रहा था, वहां के स्टूडेंट्स को यहां पर बुलाया जा रहा था। उसके बाद 2026 में एक बार फिर से हो रहा है। लेकिन अब अमेरिका जितना फ्रंट रोल में आकर के अब ईरान के साथ बातचीत कर रहा है या फिर यूं कहीं हमला हो रहा है, इसराइल फिलहाल एकदम साइड है। अब ये जो बातचीत हो रही है, इसमें इसराइल की कितनी भूमिका है? देखिए, इसराइल की भूमिका तो रहती है, पर अभी पर्दे के पीछे है। इसराइल का मकसद क्या था? अमेरिका को इन्वॉल्व करना। कर चुका है वो, अब एक तरफ देखकर मजे देख रहा है। क्योंकि जो इसराइल की लड़ाई थी, उसको अमेरिका ने अपने कंधों पे ले लिया है। अब दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जो एक ईरान है, मिडल ईस्ट के देश से, वह अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और लड़ाई किसकी है? वो इसराइल के लोगों की लड़ाई है। तो पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, अमेरिका समझौता क्यों नहीं करना चाहिए? ये हॉर्मुज स्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट, अमेरिका के तेल की तो कीमत बढ़ गई है, जो इतना ज्यादा भंडारण हो रहा था वो हो गया है। भारत को भी उन्होंने यूएई तमाम या जो अल्टरनेटिव हैं उसके जरिए मदद कर रहा है को भी मिले। और बाकी दुनिया के जो देश हैं, मुझे लगता नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की चीन यात्रा के बाद में चीन ईरान को लेकर कुछ खास बोलेगा। ठीक देखेगा। ठीक। तो मिडल ईस्ट में क्योंकि हम देख रहे हैं हो किस गया तरीके देखा? से तनाव लगातार चल रहा है, थैंक अमेरिका यू। बार बार ईरान के ऊपर दबाव बना रहा है। किसी भी तरीके से ईरान को बोला गया है कि जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। अब इसमें क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की भी अपने आप में बड़ी जिम्मेदारियां होती है, जो न्यूक्लियर कंट्रीज होती है जिनके पास न्यूक्लियर पावर होता है, उस पर उनकी भी निगरानी रहती है। लेकिन अब ऐसे में अमेरिका बार बार ईरान पर जिस तरीके से दबाव बनाता है, तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या ईरान वाकई में दबता है, इसका ईरान जवाब क्या देगा, या फिर अमेरिका खुद अपने पैर पीछे करता है, या फिर लगातार इस तरीके का दबाव बनता रहेगा। क्योंकि मिडल ईस्ट में फिलहाल जो स्थिति है, जो तनावपूर्ण स्थिति है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत विकट स्थिति पैदा कर रहा है। तमाम जगहों पर अगर बात करें, तेल की महंगाई हो रही है, देश भर में इन्फ्लेशन हो रहा है, दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी हैं कि कब जाकर के युद्ध रुके, कोई मध्यस्थता करे और इस युद्ध को विराम दिया जाए। अब इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एनएमएफ न्यूज।